that commodity will be come under the category of demand. और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। यदि टाइम नहीं होगा तो हम डिमांड को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इसमें ये 7 पॉइंट्स हैं बेसिकली। इसमें जो आपको मेन जो डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जैसे इनकम। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब ये हुआ कि किसी भी कमोडिटी के डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते रहते हैं। ठीक है। जैसे पहला हो गया इनकम, किसी भी पर्टिकुलर जो बायर्स है उसकी इनकम लेवल क्या है। किसी भी कमोडिटी जिसके हम डिमांड को स्टडी करना चाहते हैं, व्हाट इज देयर प्राइस लेवल इन एनी मार्केट। देन प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अब जो कमोडिटी हम जिसके डिमांड को स्टडी करना चाहते हैं तो उससे जो रिलेटेड गुड्स हैं, जैसे यदि हम पनीर और खोए की बात करें तो उससे रिलेटेड गुड्स और क्या हो सकता है, दूध हो सकता है। तो यदि हम दूध के डिमांड को यदि हम स्टडी करना चाहेंगे तो हमको खोया और पनीर के डिमांड को हम अगर हम माइंड में रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसके डिमांड को अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि उसी से बनते हैं, उसी से बनना होता है उन्हीं को। ठीक है। देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, ये क्या होता है ना, जैसे कुछ लोग टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मतलब कि हर पर्टिकुलर जो बायर्स है या जो भी परचेसर है जो परचेस करना चाहिए, जो डिमांड क्रिएट करता है बेसिकली, जिसको कोई भी चीज चाहिए होती है तो उसका अपना एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है और किसी चीज प्रेफरेंस की हमें यही चीज चाहिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं हमें इसी ब्रांड की कोई पर्टिकुलर चाहिए होती है, तो ये उसका प्रेफरेंस है किसी ब्रांड के लिए। ठीक। इसके अलावा जो थोड़े लो लेवल के फैक्टर होते हैं, जैसे पॉपुलेशन हो गया और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में हुआ। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस, भविष्य में किसी भी चीज का प्राइस कितना बढ़ सकता है, इसके बेस पे भी किसी भी चीज का डिमांड क्रिएट होता है। अगर जो एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस की हम बात करते हैं, जैसे जो शेयर मार्केट में होता है ना कि किसी भी चीज में लोग इन्वेस्ट करते हैं इस उम्मीद में कि भविष्य में इसका प्राइस उनको अच्छा मिलेगा। तो अगर किसी चीज में कोई ऐसा पॉइंट उनको लगता है कि नहीं इसका भविष्य में प्राइस बढ़ सकता है तो उस पर्टिकुलर शेयर की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक। देन काइंड्स ऑफ डिमांड, basically we are going to discuss here the three kinds of demand. These are price demand, income demand and cross demand. First is price demand. Then what is price demand? Price demand refers to various quantity of a commodity that consumers demand per unit of time at different price, assuming that income, price and other related goods and taste and preferences remain constant. अब मैंने पिछले अभी स्लाइड्स में जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बताए थे, देखिए ये जो काइंड्स ऑफ डिमांड है ना, ये उन्हीं के बेस पर डिफाइन किए गए हैं। जब हम प्राइस डिमांड की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसी भी कमोडिटी के डिमांड में क्या फर्क पड़ता है यदि उसके प्राइस को कम करें या ज्यादा करें। लेकिन जो हमें फैक्टर्स कांस्टेंट करने होते हैं, तो जो बाकी फैक्टर्स हो जाते हैं, डिटर्मिनेंट्स हो जाते हैं डिमांड को, उनको कांस्टेंट करना होता है। तो जब हम प्राइस डिमांड को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एट वेरियस क्वांटिटी ऑफ एट different price level at particular point of time, what are the different quantities of a commodity that is demanded by a person. Okay. Then income demand refers to the different quantity of a commodity which consumer brought at different level of income level. One minute. income demand, तो जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का यदि इनकम लेवल को के डिफरेंट इनकम। हेलो सॉरी सर परमिशन दे दीजिए ना सर, तो 3 बच्चा वेटिंग रूम में है इसीलिए कॉल कर रहे थे। 1 मिनट। ठीक है। अच्छा अब एक काम करो, सभी लोग अपना जो उसको ना म्यूट करो क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है। Then third one is the cross demand. Cross demand, it refers to the different quantity of a commodity that consumers purchase per unit of time at different price of a related commodity. Other things remain the same. अब क्या होता है कि किसी भी एक थिंग्स के डिमांड को हम स्टडी करने जा रहे हैं तो हम अगर ये देखें कि उससे जो रिलेटेड कमोडिटी है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो रिलेटेड कमोडिटी होती हैं उनके डिमांड से भी उस पर्टिकुलर उनके प्राइस लेवल से भी जो पर्टिकुलर कमोडिटी है उसके डिमांड में फर्क पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए कि कहीं दूध का रेट बहुत ज्यादा अगर हमें मिला तो लोग पशुपालन की ओर या लाइव स्टॉक रेयरिंग की ओर
अगर मतलब मोटिवेट होंगे तो ऑब्वियसली बात है जो गाय हैं या जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं उनके कॉस्ट बढ़ जाएंगे। जो एनिमल ज्यादा दूध देगा उसका कॉस्ट ज्यादा इसीलिए लग जाता है। देन इसके अलावा भी जो दो देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिमांड, ऑटोनॉमस डिमांड एंड डिराइव्ड डिमांड। ऑटोनॉमस डिमांड मींस द गुड्स whose demand is not linked with the demand of other goods. For example, the products which are going to be ultimately consumed by the consumers, like the packaged milk or raw egg, these are like example of autonomous demand because their demand is not affected by any other things because they are directly going to be consumed by the consumer. Then derived demand, the demand for a certain good is related with the demand for other commodity which is helped to produce it. For example, livestock and milk. If the milk cost is high, then we are going to motivate to purchase the high yielders livestock. Next, then law of demand. It is the functional relationship between the price and quantity of a commodity demanded. There are two factors, and in between these two factors, what we are going to be study the functional relationship. It is called the law of demand. It holds that other things being equal, if the price of a commodity is fall, the quantity demanded of it will rise, and if price of the commodity rise, its quantity demand is will decline. If the prices fall, then the demand increase, and demand price increases, then demands fall. So there is inverse relationship between this price and quantity demanded, and the demand curve slopes downward from left to right. Basically, the questions in your final examination, this type of question in multiple question. Sir, hello, excuse me sir. हाँ हाँ सर, ये लॉ ऑफ डिमांड को सर फिर से एक बार बताइए सर। देखो, दो फैक्टर हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड। मींस किसी भी क्वांटिटी का जो डिमांड हम करने जा रहे हैं या डिमांड है और उस कमोडिटी का प्राइस क्या है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है यही लॉ ऑफ डिमांड डिफाइन करता है। ये कहता है कि यदि किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और यदि उसका प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। यही लॉ ऑफ डिमांड है। तो ये जो रिलेशनशिप है ये किस तरह का रिलेशनशिप है? ये इनवर्स रिलेशनशिप है ना? ओके यस सर। अब ये जो डिमांड क्लियर है? यस सर। हाँ, अब ये जो डिमांड कर्व स्लोप्स जो है ना, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। अब ये जो क्वेश्चन पुटअप होता है आप लोग के जैसे फाइनल जो एग्जाम्स आते हैं ना, उसमें पूछे जाएंगे आपसे, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाएगा, मल्टीपल में पूछ लिया जाए कि जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, कैसे होता है? तो ये स्लोप्स डाउनवर्ड होता है और लेफ्ट से राइट की तरफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट, देन डिमांड कर्व। हेलो, अच्छा, तो वो डिमांड के लॉ में आपने कहा कि अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, और डिमांड बढ़ जाएगा तो अगर उसको उल्टा भी सोचे, अगर डिमांड बढ़ जाता है तो ऑलरेडी प्राइस भी बढ़ जाता है कभी, ऐसा क्यों होता है? डिमांड बढ़ जाता है तो प्राइस बढ़ेगा ही। डिमांड बढ़ने पे प्राइस बढ़ता है ना, डिमांड बढ़ने पे प्राइस। अभी आपने कहा कि दोनों के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्सली रिलेशनशिप है, फिर यहाँ इनवर्सली तो नहीं हो रहा है। नहीं, जो देखो दो फैक्टर हैं, पहला तो किसी भी क्वांटिटी का प्राइस है और दूसरा क्या, उसका डिमांड है। तो उसके प्राइस से उसके डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये लॉ ऑफ डिमांड डिफाइन करता है। ठीक है, यदि किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसका डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा, लोग उसको कम खरीदेंगे, उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ जाएंगे कि उससे मतलब और क्या मिल सकता है। ठीक है, और यदि किसी भी कमोडिटी का यदि डिमांड जो है घटेगा, सॉरी प्राइस घटा दी जाए तो उसके डिमांड में बढ़ोतरी हो जाती है। अब जो आप ये कह रहे हो कि इनवर्स रिलेशनशिप, ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एक चीज के बढ़ने से दूसरा घट रहा है। अगर दोनों ही बढ़ जाते तो ये इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होता। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनवर्स रिलेशनशिप बताया जा रहा है अभी। ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ सर कि अगर दूसरे व्यू से सोचे तो इनवर्स नहीं रह पाता है। किस व्यू से?
अगर ये कहा जाए कभी कभी अगर मार्केट में कोई वस्तु स्केयर रहता है तो उस कंडीशन में डिमांड ज्यादा होता है और उस कंडीशन में प्राइस भी बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे कि अभी का प्रेजेंट सिनेरियो जो है, अच्छा प्रेजेंट में थोड़ा वस्तु कम है, हाँ, तो डिमांड ज्यादा है और प्राइस भी अभी ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप नहीं हो पाया। नहीं यहाँ पर भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं, यहाँ पर भी होगा। अगर जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, यदि अरहर की दाल होती है, ठीक है, उड़द की दाल होती है, या चने की दाल होती है, या अरहर और चने की दाल का महंगा कौन सा होता है? अरहर की दाल महंगी होती है चने की दाल की तुलना में, ठीक है। अब चीजें स्कार्स हो रही हैं, ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है और चीजें कम होती जा रही हैं, तो उसमें क्या होगा कि अरहर की दाल मान लो 150-200 रुपए किलो चली गई, ठीक है। चने की दाल चूंकि ये सेकंड पोजीशन पे है तो ये भी बढ़ेगी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी। ये पता चला कि ये बेस्ट प्राइस जो 50 था और 50 से ये 60-70 हो गई, और वो जो है 150 रुपए हो गई। तो अब क्या है कि लोग उसके सब्स्टिट्यूट यानी चने की दाल की तरफ लोग मोटिवेट होंगे कि हाँ, ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है, ये जो थोड़ा सा पॉइंट है जहां पर स्कार्सिटी है, तो क्यों ना हम अरहर की दाल की जगह पे चने की दाल को खाएं, ठीक है। तो लोग इधर शिफ्ट करना शुरू करते हैं। यहाँ पर भी डिमांड बढ़ती नहीं है, यहाँ पर क्या होता है कि लोग शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं वहां से उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ, ठीक है। तो इस कंडीशन में प्राइस कम होना चाहिए ना, फिर सर अरहर दाल का प्राइस कम हो जाना चाहिए, क्योंकि लोग शिफ्ट कर रहे हैं, उसकी डिमांड घट रही है तो प्राइस कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता मार्केट में। प्राइस देखो वो अपने बेस प्राइस के नीचे तो नहीं जाएगा ना, बेस प्राइस के अच्छा नीचे नहीं जाएगा, लेकिन सुनो 150 से ठीक है, नीचे आना चाहिए ना उसको सर। सुनो अभी ये रिकॉर्डिंग में है, तो एक काम करता हूँ, पहले मैं लेक्चर कंप्लीट कर लेता हूँ, इसके बाद क्या ना इसको मैं डिस्कशन ले लूँ, क्योंकि ये 40 मिनट का ही पॉइंट है और मुझे ये थोड़ा स्लाइड कंप्लीट करनी है, ठीक है चंदन? ठीक है सर, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा जाएगा, मैं आपको बाद में टाइम दे दूंगा इसके लिए, ठीक? ठीक है सर। हाँ, देन प्राइस इफेक्ट ऑफ डिमांड। अब प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे कैसे पड़ता है? इसके दो इफेक्ट पड़ते हैं, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है कि जब भी किसी भी कमोडिटी के प्राइस में गिरावट हो जाती है, या ए फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी रिजल्ट्स इन ए राइज इन द कंज्यूमर्स रियल इनकम। अब रियल इनकम होता है और एक मनी इनकम होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रियल इनकम एंड मनी इनकम? मनी इनकम जो होता है वो किसी भी सर्विस को जब हम टर्न ऑफ मनी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, जो मनी आपके हाथ में आती है वो आपका मनी इनकम होता है, लेकिन जो रियल इनकम होता है, जो महंगाई है, जो मार्केट में जितने फैक्टर्स होते हैं उनको हटाने के बाद जो इनकम बचती है वो आपकी रियल इनकम होती है, ठीक है। तो जब भी किसी भी कमोडिटी के प्राइस कम होता है या उसका दाम गिर जाता है, तो वहां पर उसका जो रियल इनकम होता है, मतलब कंज्यूमर की जो उसकी परचेसिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको इनकम इफेक्ट बोलते हैं कि प्राइस इफेक्ट ऑफ डिमांड। इनकम इफेक्ट ये है कि यदि अगर प्राइस भी किसी कमोडिटी का कम होता है तो उसका जो किसी कंज्यूमर का जो रियल इनकम वो बढ़ जाता है, तो उसकी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है बेसिकली, तो वो ज्यादा से ज्यादा खरीद सकता है एक पॉइंट ऑफ मतलब टाइम पे। Then substitution effect में a fall in price of a commodity while the price of its substitutes remain constant will make it cheaper and attractive to be consumer। अब देखो यहाँ पर ये अल्टरनेट वाला, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये आया कि अगर किसी भी कमोडिटी का यदि प्राइस डाउन हो रहा है या घट रहा है, तो यहाँ पर होता यह है कि वो चीज थोड़ी सी चीपर हो जाती है और अट्रैक्टिव हो जाती है, बेहतर सब्स्टिट्यूट की तरह काम करती है। तो जो लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, लोग उसे छोड़ करके इसकी तरफ मूव कर लेते हो, तो इसके जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। इट विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ दिस कमोडिटी। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा ना, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कौन सा? इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में सर क्या डिफरेंस है, वो थोड़ा सा फिर से। अभी हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, ठीक है, तो वहां पर हमने ये रिलेशनशिप देखा कि प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या हो रहा था, घट रहा था, और प्राइस कम हो रहा था तो डिमांड जो था वो बढ़ जा रहा था। तो यहाँ पर ये है कि प्राइस का क्या इफेक्ट होता है डिमांड के ऊपर, ये बताएगी। तो प्राइस के बढ़ने या घटने का दो इफेक्ट होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि प्राइस कम होती है तो क्या होता है, ठीक है, तो अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस यदि कम होता है तो एक व्यक्ति का जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के पास तो इनकम अगर कांस्टेंट है ना, तो उसकी सेम इनकम में उसकी जो परचेसिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो पहले उसके पास 100 रुपए थे और 100 रुपए में वो 100 किलो खरीदता था, अब जब किसी कमोडिटी का जो रेट यदि डाउन हो जाएगा तो 100 रुपए में वो 150 किलो खरीद सकता है ना, तो उसकी जो परचेसिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी उसकी।
इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जा रही है। समझ में आया? यस सर। और जो दूसरा जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये है कि a fall in price of a commodity while the price of its substitutes remain constant, it will make it cheaper and attractive to the consumers। अब मान लो कि आपके पास सिमिलर दाल जो है, मान लो हम पल्सेस की बात कर लेते हैं, 4 तरह के पल्सेस हैं और सभी 50 रुपए केजी बिक रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि उसमें एक दाल के ऊपर प्रेफरेंस है लोगों का, लोगों को लगता है कि भाई एक दाल बहुत अच्छी है, तो लोग मोस्टली क्या है कि उसे ही खरीदते हैं क्योंकि उनको वो पसंद है। लेकिन क्या होता है कि अचानक से उस दाल का जो रेट है बहुत ज्यादा, बाकी सबका तो 50 में मिलते हैं, लेकिन वो 50 से 200 रुपए केजी हो जाता है, ठीक है। अब जो उस दाल का सब्स्टिट्यूट है वो बहुत सस्ता हो गया है, उस दाल की तुलना में बाकी सारे सस्ते होंगे, तो जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस हैं, मान लो कोई एक दाल बहुत सस्ता हो जा रहा है, तो अब लोग प्रेफरेंस वाले को छोड़ करके दूसरे दाल को खरीदना शुरू कर देंगे। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि उसका वहां पर कंपैरेटिव प्राइस जो है वो कम हो गया है, आपका उसमें काम चल रहा है, खर्चा चल जा रहा है। ये बात समझ में आई? यस सर। दो टर्म है कि पहला तो वो सस्ता हो जा रहा है, दूसरा अट्रैक्टिव हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि यार कि पहले वो कॉम्पिटिटिव था, अभी उसका रेट डाउन हो गया है, तो भाई सस्ता ऑप्शन मिल जा रहा है उसको, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी लोगों की। भाई हम जो 10 किलो अरहर की दाल खरीदेंगे उसमें तो हम 25 किलो चने की दाल खरीद सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइस के कम होने से दो इफेक्ट आते हैं, एक इनकम इफेक्ट आता है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है, ठीक है। ठीक है सर। ओके। अब होता ये कि द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज मोर सर्टेन एंड इंपॉर्टेंट देन द इनकम इफेक्ट। ये याद रखिएगा आप लोग हमेशा कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ज्यादा ही पावरफुल होता है इनकम इफेक्ट की तुलना में। अब एक चीज, दोनों का डायरेक्शन कैसे होता है, ये दोनों ही जो इफेक्ट होते हैं बोथ एक्ट इन द सेम डायरेक्शन फॉर नॉर्मल और सुपीरियर गुड्स। अब मैंने कुछ गुड्स बताए थे आपको, नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं या सुपीरियर गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। जिसको नहीं होगा मैं बाद में भी डिस्कस कर लूंगा उसको, ओके। अब ये जो दोनों इफेक्ट होते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, ये किसकी वजह से डेवलप होते हैं? प्राइस के फ्लक्चुएशन की वजह से ये क्रिएट होते हैं, ठीक है। Then both act in the same direction for the normal and superior good, और both act in opposite direction for inferior goods। ये याद रखिएगा, inferior goods के लिए दोनों ही opposite direction में काम करते हैं, और for normal and superior goods के लिए दोनों ही same direction में काम करते हैं। Then extension and contraction of demand, when the quantity demanded of a good rise due to the fall in the price is called extension demand, और यदि प्राइस के कम होने, ज्यादा होने की वजह से डिमांड घट जाती है, that is called contraction of demand, it is nothing। Then exceptions to the law of demand, there are 3 exceptions। अब ये इसमें क्या है ना, कुछ साइंटिस्ट हैं और कुछ इफेक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो इफेक्ट्स हैं आपको मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, जो मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे उससे पूछा जा सकता है, या हो सकता है कि आपको एक शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अब जैसे डायमंड होता है, ठीक है, डायमंड मोस्टली, हेलो, हाँ सर सुन रहे। सभी लोग अपना थोड़ा म्यूट कर लें क्योंकि डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, समथिंग किसी मतलब साइड से आवाज आ रही है, ठीक है। ओके। अभी होता क्या है कि एक एग्जांपल लेते हैं, जो डायमंड होता है बहुत ही प्रेस्टिजियस गुड होता है, ठीक है, बहुत ही रेपुटेटेड माना जाता है, कि हम ये मानते हैं कि डायमंड वही लोग पहनते हैं जो बहुत ही हाई स्टेटस के लोग होते हैं, वही पहनते हैं। लेकिन जो डायमंड पहनता है वो इसलिए पहनता है ताकि वो अपने स्टेटस को आपको शो कर सके कि हाँ वो हायर स्टेटस में, वो अच्छे स्टेटस में रहने वाला है, वो बहुत ही अमीर घर का, दिस काइंड ऑफ थिंग्स होता है, ठीक है। अब होता यह है कि कभी अगर उसी डायमंड की जो कीमत है वो कम हो जाए, तो जो हायर स्टेटस का आदमी है वो ये सोचेगा, वो ये सोचता है कि अब तो डायमंड की कीमत कम हुई तो वो उसके स्टेटस की चीज नहीं रहेगी, तो प्राइस उसका कम होने के बावजूद भी डायमंड का जो डिमांड है वो नहीं बढ़ता, ओके। अब वो क्या करें, डायमंड की जगह पे वो प्लेटिनम पे भी जा सकते हैं, अदर जो प्रीशियस ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ जा सकते हैं, ऑर्नामेंट्स की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वो डायमंड को नहीं खरीदेंगे। तो यही है अकॉर्डिंग टू थॉर्नस्टीन विल्बेन,
some consumer measure the utility of a commodity entirely based on its price. वो हमेशा उसके प्राइस के बेस पे ही किसी भी चीज की यूटिलिटी को मापते हैं. For them, the greater the price of a commodity, greater is utility for them. अब डायमंड का प्राइस जितना ही ज्यादा बढ़ेगा, वो क्या करेंगे, उतना ही ज्यादा उसको परचेस करेंगे, या उसकी डिमांड उतनी ही ज्यादा होगी. सर तो वो रिच पीपल ही खरीदेंगे ना, उसके बाद अगर जैसे डायमंड का प्राइस लो हो गया तो बाकी और जो है वो तो खरीदेंगे, तो डिमांड तो बढ़ेगा ना उस हिसाब नहीं, से. यहाँ पर क्या होता है कि यदि आप ये देखो प्राइस को बढ़ाते जाओ डायमंड को, ठीक है, आप इसको ऐसे सोचो कि जैसे जैसे डायमंड को बढ़ाते जाओ तो नीचे वालों के पहुंच से तो पहले ही बाहर हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो ऊपर का आदमी, जो हायर स्टेटस का आदमी है, जो हम ये मानते हैं कि डायमंड का जो मेन कंज्यूमर कौन है, जो हायर स्टेटस के लोग हैं, हम ये मानते हैं, ठीक है, वही उनके पास पैसा होता है तो खरीद सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी उनकी अच्छी होती है ना, इसलिए वो खरीद सकते हैं. तो होता ये है कि जब उसका प्राइस और बढ़ता है डायमंड का, तो वो उसकी डिमांड और बढ़ा लेते हैं. क्यों? क्योंकि उनको अपना रेपो दिखाना होता है, अपना रिपोर्ट बनाना होता है, अपना स्टेटस शो करना होता है, इसलिए डिमांड, उसके डायमंड का प्राइस बढ़ने के बाद भी वो उसके डिमांड को बढ़ाते हैं. डायमंड की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि अभी वो और ज्यादा प्रीसियस हो गया उनकी नजर में, वो क्योंकि वो उसकी जो यूटिलिटी है डायमंड की, वो बेस केवल केवल उसके प्राइस के बेस पे डिसाइड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि डायमंड का प्राइस बढ़ने के बाद भी उसके डिमांड में कोई कमी नहीं, बल्कि और बढ़ गई. तो ये एक तरह का एक्सेप्शन हो गया लॉ ऑफ डिमांड में. ठीक है, देन नेक्स्ट है गिफेन पैराडॉक्स. यहाँ पर जो मैंने आपको दो तरह के कमोडिटीज बताई थी, एक सुपीरियर गुड्स बताए थे या नॉर्मल गुड बताए थे, और एक इंफीरियर गुड बताया था. ठीक, अभी ये क्या है गिफेन पैराडॉक्स. इसमें ये वर्ड्स जो है, कीवर्ड्स मैंने दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा इसे. ये पूछा जाएगा, शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, हो सकता है इवेंट बता करके आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाए, या मल्टीपल में भी. इट विल बी आल्सो कैन बी आस्क्ड इन द मल्टीपल ऑप्शंस. गिफेन पैराडॉक्स, it was given by Sir Robert Giffen, who observed that when the price of bread or potato increased, the low-paid British worker in the early 19th century purchased more of the bread and potato and not less of them. This is contrary to the law of demand. The reason for this is that the British workers consume a diet of mainly bread and potatoes, and when their price went up, they were compelled to spend more on given quantities of bread or potatoes. Therefore, they could not afford to purchase the much meat as before. Hence, after the name of Robert Giffen, इसको हम गिफेन पैराडॉक्स बोलते हैं. इसी तरह का एग्जांपल है, जैसे बाजरा मिल और पल्स मिल होता है. पल्स क्या होता है, ये सुपीरियर गुड्स है, ये आपको ज्यादा न्यूट्रिशन देता है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है. ठीक है, बाजरा में उतना अच्छा न्यूट्रिशन नहीं होता. ठीक है, तो बाजरा जो होता है वो इंफीरियर गुड्स होता है. अब होता ये है, जैसे ये उस समय क्या हुआ था, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, सर रॉबर्ट गिफिन ने ये देखा कि जो लोग हैं, जो कंपनी वर्कर्स हैं, वो मीट, ब्रेड और पोटैटोस पे डिपेंड करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए. ठीक है, अब होता ये है कि यदि प्राइस बढ़ता है, यहाँ पे ब्रेड और पोटैटोस का प्राइस अगर बढ़ा दिया जाए यहाँ पर, इसके बावजूद जो होता है, और एक अगर महंगाई तो सबका प्राइस बढ़ रहा है ना यहाँ पे, लेकिन वहां पर क्या होता है कि जब मीट का प्राइस ज्यादा बढ़ता है तो वो क्या सोचते हैं कि मीट पे हम जो पैसा वहां पर खर्च करेंगे मीट को कंज्यूम करने के लिए, उसमें हम ब्रेड और पोटैटोस ज्यादा परचेस कर सकते हैं. तो प्राइस बढ़ने के बाद भी क्या करते हैं, इसको ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जितने में वो मीट खरीदेंगे उतने में तो ये कई ज्यादा क्वांटिटी में ये ब्रेड एंड पोटैटोस परचेस कर सकते हैं. तो इट इज कॉल्ड गिफेन पैराडॉक्स. इसमें इंफीरियर गुड्स और सुपीरियर गुड्स का कॉन्सेप्ट आता है. जैसे जो पल्सेस है और बाजरा मिल्स है, वो अब किसी का यदि 5,000 का मंथली बजट फिक्स है और यदि महंगाई बढ़ जाती है तो पल्सेस को ना खरीद करके बाजरा मिल्स को ज्यादा खरीदना शुरू करते हैं. महंगाई बढ़ने के बावजूद भी सबका रेट बढ़ रहे हैं, बाजरा भी बढ़ रहा है, पल्सेस भी बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद क्या करते हैं ना, बाजरा को खरीद करके, क्योंकि वो कंपनसेट कर लेंगे वहां पे, क्योंकि उनके पास पैसा फिक्स है. अगर 5,000 में वो पल्सेस जितना मंथली कंज्यूम करते हैं उतना ही पल्स यदि खरीदना चाहें तो उनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे. तो वो सोचते हैं कि एक जो मच फेयर अमाउंट है वो बाजरा मिल्क पे इन्वेस्ट करके वो अपनी लाइवलीहुड को सस्टेन कर सकते हैं. It is called Giffen paradox. Then sometimes people expect that the price of certain goods would still rise in the future, and hence they demand greater quantity of such goods even if their price are higher at the present. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो शेयर मार्केट में होता है,
अगर किसी कंपनी का शेयर प्रेजेंट रेट पे बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद भी और लोगों को लगता है ये कई गुना बढ़ सकता है, तो लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि फ्यूचर में ये प्रेडिक्शन होता है, उन्हें ऐसा एजम्पशन होता है कि नहीं फ्यूचर में जाके बहुत शेयर का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उनको बहुत प्रॉफिट होगा, इसलिए वो उसे परचेस कर लेते हैं। देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हेलो, सभी लोग सुन रहे हैं अभी? यस यस सर। सर। यस सर। बहुत शांति होगी तो मुझे लगा ऐसा कि नहीं सुन रहे हैं। अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देन व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? Elasticity of demand refers to the sensitiveness or responsiveness of the demand to changes in price. Price elasticity of demand is usually referred to as elasticity of demand. Actually क्या होता है कि जो elasticity है ये एक रेशियो होता है, बेसिकली कितना क्वांटिटी डिमांड किया गया है और डिफरेंट प्राइस लेवल पे कितनी क्वांटिटी का डिमांड हो रहा है, यहाँ पे ये जो रेशियो यही प्राइस इलास्टिसिटी है। जो इलास्टिसिटी जैसे प्राइस इलास्टिसिटी है, उसी तरह से अभी यहाँ पे आपका कॉस्ट इलास्टिसिटी भी आएगा। अच्छा ये है क्या? बेसिकली इसमें आप लोगों से जो पूछा जाएगा वो डिफिनेशन पूछा जाएगा और इसके मतलब आप लोग क्या समझ पाए अभी तक, ठीक है? आगे मैं दिखाता हूँ एग्जांपल में। जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट इज द रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी टू ए गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस। मतलब क्वांटिटी ऑफ डिमांड में जो चेंज आया है, एक चेंज इन द प्राइस लेवल पे, डिफरेंट प्राइस लेवल पे जो डिफरेंट शेड्यूलिंग हुई अमाउंट जो क्वांटिटी डिमांडेड है। हेलो, ठीक है यस सर। हाँ, इट इज द रेशियो, इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। अब क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन द प्राइस। अब ये रेशियो आप लोग समझ लो, अपने दिमाग में थोड़ा एज्यूम करो ये रेशियो है। एक्चुअली ये जो रेशियो ये फेवरनेस को भी डिफाइन कर, हम कहते हैं ना किसी भी चीज के लिए हमारा प्रेफरेंस कितना है। एक अगर हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि किसी कम्युनिटी में किसी कम्युनिटी में किसी कमोडिटी के लिए प्रेफरेंस कितना है, हम इसके बेस पे डिफाइन कर लेते हैं। अगर इसका अगर जैसे चेंज ऊपर जो डिमांड ऊपर हो रहा है, अच्छा चेंज इन डिमांड का क्या मतलब हुआ? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो डिमांड है और एक दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे जो डिमांड है, दोनों में जो डिफरेंस है वो ऊपर चेंज डिमांड हुआ, ठीक है? इसी की इस लाइकवाइज एक जो पहले वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे जो प्राइस था उसका और बाद वाले प्राइस पे पॉइंट पे जो उसका प्राइस है, इसका जो डिफरेंस है चेंज इन द प्राइस हो गया। अब इसका एक एग्जांपल है नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे कि परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। ये देख लो आप लोग। अब इसमें एक एग्जांपल है, लेट अस सपोज दैट द कंज्यूमर डिमांड 10 ऑरेंज व्हेन इट्स यूनिट प्राइस इज 1 रुपीस। इफ इट्स प्राइस फॉल टू 95 पैसे, ही डिमांड 12 ऑरेंज। ठीक है, दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे क्वांटिटी डिमांडेड और जो क्वांटिटी का जो प्राइस है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी है, ये जो निकाला गया -4 आया हुआ है, ठीक है। Now the price elasticity of demand can be estimated as follows. As the price falls by 5%, the quantity demanded rise by 20%. Now the coefficient of elasticity of demand is -4. Thus, it could be concluded that there is a 4% increase in the quantity demanded of orange due to 1% decrease in price. Then kind of price elasticity of demand: perfectly elastic demand, relatively elastic demand, elasticity of demand equal to utility, then relatively inelastic demand, perfectly inelastic demand. Then what is the first one is perfectly elastic demand curve. ये कर्व ध्यान रखना, क्योंकि इसमें जितने भी काइंड यहाँ पहले दिखाए गए काइंड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जितने भी काइंड देंगे सबके कर्व अलग अलग हैं। और इस कर्व से अगर ये कर्व आप लोग अपने दिमाग में बना के रखोगे, इमेजिन बना के रखोगे, आप लोग को इसको समझने में और फाइनल में जब एग्जाम क्लियर करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको बनाने में बहुत आसानी आएगी। When the demand of a product changes, increase or decrease even when there is no change in price. यार डिस्टर्बेंस आ रहा है यहाँ पे कहीं।
विकास सर है अपनी सर, तरफ से उसका म्यूट यही कर दीजिए काम है। सर सबको। Okay. When the demand for a product changes, increase or decreases, even when there is no change in the price, it is known as perfect elastic demand. Means यहाँ पर दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने क्वांटिटी डिमांडेड को नोट किया हुआ है और वाई के अकॉर्डिंग हमने प्राइस को किया हुआ है। अब हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट एक सेम पॉइंट मतलब कांस्टेंट प्राइस होने के बावजूद भी यहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांड है वो वेरी कर रहा है। इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। सेकेंड है when the proportionate change in the demand is more than the proportionate change in the price, it is known as the relatively elastic demand. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो चेंज इन द प्राइस है वो बहुत ही कम हुआ है, लेकिन उसके जो रेशियो है मतलब जो उसके रिस्पेक्टिव चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर इलास्टिक मोर देन 1 है, इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व। द नेक्स्ट वन इज elasticity of demand equal to utility curve. Unitary elastic demand is when the percentage change in the quantity demand is equal to the percentage change in the, अब आप ये देखोगे इस कर्व में देखो जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व है, इसमें आप देखेंगे कि जो प्राइस में जिस रेशियो में चेंज हुआ उसी रेशियो में क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हुआ है, तो इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, क्योंकि दोनों का प्रोपोर्शन सेम है। When the proportionate change in the demand is less than the proportionate change in the price, it is known as relatively inelastic demand. अब यहाँ पर प्राइस क्या हो रहा है, 6 से 10 हो जा रहा है, मतलब 4 का डिफरेंस आया है, लेकिन जो डिमांड यहाँ पर हुआ वो 8 से 10 ही हो पाया, मतलब जो प्रोपोर्शनल चेंज आप यहाँ पे देखो, when the proportionate change in the demand is less, डिमांड में जो प्रोपोर्शनेट चेंज हुआ वो कम हो प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइस के तुलना में, तो इसको रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कर्व बोलेंगे यहाँ पे। और व्हेन द चेंज इन प्राइस howsoever large change no change in the quantity demand, it is known as perfectly inelastic demand। मतलब यहाँ पर ये है कि प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज होने के बाद भी जो डिमांड है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। ये जो ऊपर की लाइन है ये देख लीजिएगा, व्हेन द चेंज इन प्राइस हाउसएवर लार्ज, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इसके बावजूद भी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ा इसलिए इनइलास्टिक हो गया। यहाँ पे जो फाइनल ग्राफ है ये सबका समअप है, यहाँ पर ये समअप है इसका, इसमें सारे ग्राफ के बारे में दिया गया, जैसे कि जो प्राइस और डिमांड के बीच का जो डिफरेंट यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें D1, D2, D3, D4 एंड D5 है, ये ऑल काइंड ऑफ, ये हमने एक ही ग्राफ में ये मैंने बना करके आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो कर्व है, ये जितने भी आपको काइंड बताए जाएंगे यहाँ पे, इसका कर्व हमेशा अपने दिमाग में बना के रखेगा, क्योंकि इस कर्व को अगर दिमाग में रहेगा ना, तो ये जो इसमें बेसिकली जो मेन कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, जैसे कि इलास्टिसिटी का मतलब समझ में नहीं आता है, परफेक्टली इलास्टिक होने का क्या मतलब है, रिलेटिवली इलास्टिक होने का क्या मतलब है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूटिलिटी डिमांड कर पूछा जाता है एग्जाम में, ये इसका क्या मतलब है, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड का क्या मतलब है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का, तो इलास्टिक, इनइलास्टिक और यूटिलिटी डिमांड का क्या मतलब है, ठीक है। जैसे कि जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड था, यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड बढ़ती जा रही है, ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व का एग्जांपल है, जब प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड बढ़ती जा रही है। दूसरा क्या हुआ कि यहाँ पर प्राइस में भी परिवर्तन हुआ है, देयर इज चेंज इन द प्राइस आल्सो एंड चेंज इन द डिमांड आल्सो, बट चेंज इन द प्राइस इज प्रोपोर्शनेटली लेस देन द चेंज इन द डिमांड, शेड्यूल्ड डिमांड। और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ बोथ मींस चेंज इन द प्राइस एंड चेंज इन द डिमांड, इफ बोथ आर सेम देन इट इज कॉल्ड, यहाँ पर क्या हो ना, जब इलास्टिसिटी 1 होती है तो उसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर आपसे यही पूछा जाएगा, इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 देन इट इज कॉल्ड एज व्हिच कर्व,
तो आप वहां फिल में ब्लैंक्स आपको दिया जा सकता है कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व है या कौन सा है। तो यूनिटरी का मतलब यही है कि यहाँ पर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि जो दोनों का प्रोपोर्शनल चेंज होता है प्राइस का और डिमांड का, वो इक्वल होते हैं दोनों। और रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कर्व में ये हुआ अब देखो यहाँ पर इनइलास्टिक हो रहा है। इनइलास्टिक में जो होगा यहाँ पर डिमांड में या तो परिवर्तन नहीं होगा या तो बहुत ही कम होगा प्राइस में चेंज की तुलना में। तो जब प्राइस में परिवर्तन हो रहा है और डिमांड में भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है और डिमांड में कम परिवर्तन हो रहा है, तो यह इसको बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। और लास्ट वाला होता है कि प्राइस में तो बहुत ज्यादा चेंज हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी जो डिमांड है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसको हम बोलते हैं इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। और जो फाइनली ये सम अप किया हुआ है लास्ट वाला, जो प्राइस और डिमांड के बीच का परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जो D1, D2, D3, D4, D5 है, ये सारे के सारे ये उसी को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कर्व आप लोग को दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए, क्योंकि जो फाइनल में एग्जाम आपसे पूछा जाएगा तो वो मान के चलिए कि आपको इसी तरह के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। हो सकता है कर्व मिल जाए, कर्व बनाने के लिए मिल जाए कि व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिमांड कर्व, इलास्टिक प्राइस इलास्टिक कर्व, तो आप लोग को आना चाहिए इसके लिए। ठीक है, हेलो, अभी सभी लोग अनम्यूट कर लेंगे। यस यस सर। सर इसमें तो सारा का वैल्यू भी निकाला जा सकता है। अभी आप लोग को वैल्यू नहीं निकालना, वैल्यू जब आप लोग पीजी करने जाओगे ना, जब रिसर्च करने जाओगे तब। अभी आप लोग यूजिंग में हो तो अभी आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट का ज्यादा क्लियर होना चाहिए ना। तो अभी आप लोग ये समझे कि सर चंदन सर तो चंदन अभी पीजी करेगा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, यू मोस्ट वेलकम। ठीक है, अभी आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आई है? थैंक यू सर। लगभग आ गए। इसमें देखो जितने भी काइंड ऑफ डिमांड करो ये मतलब अच्छे से सम अप कर लेना, याद कर लेना जैसे भी होगा, क्योंकि आपसे पक्का पूछा जाता है, ये हर एग्जाम में आता भी है। ठीक है, हाँ, ये जितने डिफरेंट करो ही मैंने बताया। यूनिटरी वाला क्या बताए थे सर? यूनिटरी में क्या होता है, देखो व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड क्या है, इट इज द प्रोपोर्शन है। ठीक है, चेंज इन द डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन द प्राइस। अब ये जितने भी कर्व हैं ये इसी चेंज पे डिपेंड है। देखो अब चेंज इन डिमांड है नीचे, ऊपर है, तो चेंज इन डिमांड कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता है, यही हो सकता है। ये 3 कंडीशन उसकी हो जाती हैं। प्राइस में भी चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि दोनों बराबर करें। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब यही होता है कि जब चेंज इन डिमांड जो है वो प्रोपोर्शनली इक्वल होता है चेंज इन द प्राइस के, तो इसको हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व बोलते हैं। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड वो उसमें कर्व में किसको बताए थे सर? ये समझने के लिए याद रखना, जो अब जो पीछे मैंने इलास्टिसिटी का वो डिफिनेशन बताया, तो वहां पे एक उसका फॉर्मूला बताया ना, चेंज इन द डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन द प्राइस, ये बताया मैंने पीछे। उसी फॉर्मूले के बेसिस पे सारे ग्राफ बनेंगे। ठीक है, अगर ऊपर जो चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल यूनिटरी का एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे कि शेड्यूल में चेंज हुआ है केवल 5 का, और प्राइस का भी नीचे चेंज हुआ है 5 का, तो दोनों चूंकि 5 है तो 5/5 कितना हुआ 1, so that's why it is called unitary elastic demand। ठीक है, जितना डिमांड में चेंज हुआ उतना ही प्राइस में चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोला जाता है, डिमांड कर्व बोलते हैं। जो इसके पहले के 2 कर्व हैं आपके पास, कौन कौन से? परफेक्ट इलास्टिक, जैसे परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, हाँ, जो परफेक्ट इलास्टिक डिमांड की हम बात करें तो परफेक्ट इलास्टिक में हम ये कहते हैं कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो क्वांटिटी हमारे पास डिमांडेड है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रहा है, चेंज इन प्राइस 0 हो गया है, नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, ये इनफाइनाइट में चला जाएगा। इनफाइनाइट उसमें दिया हुआ है, इनफाइनाइट में क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहां शेड्यूल ऑफ डिमांड में तो चेंज है लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम परफेक्ट इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। ठीक है, जो दूसरा वाला देखो, दूसरे में क्या होता है कि जो इलास्टिसिटी की वैल्यू वो 1 से ज्यादा होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि वहां पर जो क्वांटिटी डिमांडेड का जो है वो चेंज है वो ज्यादा है, और ज्यादा हो रहा है। हाँ, और जो चेंज इन प्राइस है वो कम है। ठीक है, वो कम है वहां पे, तो चूंकि वो कम है तो जब आप ओबेसली कोई चीज नीचे कम है और ऊपर जब ज्यादा है
तो उसका आंसर हमेशा जो वैल्यू होगी वो 1 से हमेशा ज्यादा होगी, वो 1 से ज्यादा होगी ना, तो वहां पर आपसे यही पूछा है कि इज इक्वल टू मोर देन 1, इज इक्वल टू लेस देन 1, इस तरह में क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे। ठीक है, मेथड यूनिटरी मैंने बता दिया। इसके अलावा जो रिलेटिवली इनलास्टिक डिमांड है, इसमें क्या होता है, अब ये अपोजिट हो गया। यहाँ पर क्या है कि जो प्राइस में तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, प्राइस में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हुआ, लेकिन उस एस्पेक्ट में डिमांड में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ। ठीक है, डिमांड किसी कमोडिटी का जो डिमांड वैल्यू है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है किसी प्राइस के फ्लक्चुएशन को, ऐसा हो रहा है ना यहाँ पे। तो ये क्या है, रिलेटिवली इनलास्टिक डिमांड कर रहा है। और जो लास्ट वन वाला था, यहाँ पर क्या होता है कि ये परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड है, क्योंकि अब यहाँ पर डिमांड इनलास्टिक हो गई। इसका क्या मतलब है, प्राइस डिमांड में चेंज नहीं, कोई चेंज ही नहीं है। इनलास्टिक होने का मतलब, इलास्टिक होने का मतलब चेंज हो रहा है, और इनलास्टिक होने का मतलब है कि चेंज नहीं हो रहा। तो डिमांड कांस्टेंट है, बढ़ ही नहीं रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन जो प्राइस है, प्राइस आप बहुत ज्यादा बढ़ाते जा रहे हो, इसके बावजूद भी डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ कर्व। इस पे आप लोग के अभी सिलेबस में इतना ही है, और इन क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे। और जो सबसे लास्ट में बताया ना, जो सबसे लास्ट में जो डिफरेंट कर्व को एक ही प्लॉट में किया गया है, तो ये याद रखना आप सभी लोग। ठीक है सर, ये वाला लास्ट वाला सर मिक्स वाला नहीं समझ में आया सर, इसमें कैसे ये ग्राफ को ऐसे ड्रॉ किया है सर? अच्छा ठीक है, अब जैसे जो सबसे लास्ट वाला प्राइस और डिमांड के इसी दो प्लॉटिंग पे आपको कर्व खींचने होते हैं। ठीक है, अब जैसे D1 को देखो, D1 क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, यस सर, हाँ। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या है, वो हॉरिजॉन्टल है, मींस प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो डिमांड में इलास्टिक है ना, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब है, डिमांड बहुत ज्यादा इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब बहुत ज्यादा डिमांड में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए ये हॉरिजॉन्टल है। ये D1 वाली लाइन याद देखना, अभी यहाँ जो सामने दिख रहा है D1 की जो लाइन है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, उसमें वो देख रहा हूँ ना यहाँ पे, तो वो यस सर, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। दूसरा कौन सा है, D2 कौन सा है, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड का क्या मतलब हुआ, जिसमें जैसे कि प्राइस की तुलना में डिमांड बहुत कम हो रहा है। इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब है, एक तो परफेक्ट इलास्टिक था कि मतलब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस चेंज कम होगा, डिमांड ज्यादा होगा इसमें सर। हाँ, इसमें प्राइस में परिवर्तन तो हुआ लेकिन कम हुआ। ठीक, लेकिन डिमांड में परिवर्तन की तुलना में, मतलब दोनों रिस्पेक्ट में देखने देंगे कि जो डिमांड में जितना परिवर्तन हो, उस रेशियो में प्राइस में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ये कर्व यहाँ पर जो D2 की लाइन दिख रही है ना, ये D2 वाली, ये उसकी डिमांड, उसकी लाइन है। ठीक है, फिर तीसरा कौन सा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू ये यूटिलिटी लिखा है, लेकिन ये यूनिटी होना चाहिए यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लेना। लिखा हो ना D3, हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूटिलिटी, नहीं ये यूनिटी होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि जो दोनों में चेंज हो रहा है वो प्रोपोर्शनेटली बराबर होगा यहाँ पे। ठीक है, हेलो, यस सर, हाँ, तो यहाँ पे दोनों में जो चेंज होगा वो बराबर सेम होगा। और D4 जो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, अब क्या है कि जब यहाँ पर डिमांड में कम परिवर्तन होगा और प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा, D4 वाले में रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कर्व में। और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होगा कि डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आएगा या परिवर्तन होगा यहाँ पे। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है इसकी। ठीक है, क्या है सर, 6 बजे से 6 बजे तक ना। अभी कोई चीज समझ में नहीं आई किसी को इसमें? हाँ, जो इसके पीछे है आप लोगों का, एक चीज और याद रखना कि ये जो हेलो, जो आप लोग को एक्सेप्शंस बताए गए हैं, कौन कौन से, जैसे एक डायमंड वाला एग्जांपल कि प्राइस बढ़ने के बावजूद भी उसका डिमांड कम नहीं होता, डिमांड बढ़ रहा है।
जो सेकंड उसका मतलब बताया था गिफेन पैराडॉक्स का, जिसमें सुपीरियर गुड्स, हाँ बाजरा और पल्स का एग्जांपल आता है, सुपीरियर गुड्स और इन्फीरियर गुड्स का एग्जांपल आता है। और थर्ड वाला जैसे शेयर मार्केट वाला मैंने एग्जांपल दिया था बढ़िया से, ठीक है, कि फ्यूचर में लगता है फ्यूचरिस्टिक उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, तो भले इस समय उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद लोग उसको परचेस करते हैं ताकि फ्यूचर में उन्हें ये एंटिसिपेशन होता है कि फ्यूचर में वो उसका बेटर प्राइस ले सकेंगे, ठीक है। ये तीन इसके एक्सेप्शंस है और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में लॉ ऑफ डिमांड के, ठीक। ये जो प्राइस इफेक्ट ऑफ डिमांड है ये याद रख लेना। प्राइस इफेक्ट ऑफ डिमांड कौन कौन से होते हैं? इनकम इफेक्ट होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। प्राइस जब कम होती है तो लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो वो लोगों के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, वो उनके लिए बहुत चिपर और अट्रैक्टिव ऑप्शन हो जाता है, अल्टरनेट ऑप्शन क्रिएट कर देता है वो, तो इसलिए उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड याद रखना कि दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। किसके किसके बीच में? प्राइस और डिमांड के बीच में। प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और जो कर्व का स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड कहां से किधर से किधर, उसका डायरेक्शन क्या होता है, वो डायरेक्शन याद रखना, लेफ्ट टू राइट। हाँ लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा काइंड ऑफ डिमांड मैंने डिस्कस किए। प्राइस डिमांड क्या होता है? प्राइस डिमांड का मतलब कि डिफरेंट प्राइस लेवल पे किसी भी कमोडिटी के डिमांड में क्या फर्क पड़ता है यदि अदर थिंग्स कांस्टेंट कर दिए जाएं। इनकम डिमांड का मतलब होता है कि डिफरेंट इनकम लेवल पे किसी भी कमोडिटी के डिमांड में क्या फर्क पड़ता है यदि अदर थिंग कांस्टेंट कर दिया जाए। क्रॉस डिमांड का मतलब ये होता है कि यदि सारे थिंग्स कांस्टेंट हो तो किसी डिफरेंट प्राइस ऑफ ए रिलेटेड कमोडिटी के बेस पे किसी भी कमोडिटी के डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, इसको क्रॉस डिमांड बोलते हैं। इसके अलावा ऑटोनोमस और डिराइव्ड डिमांड। ऑटोनोमस डिमांड का मतलब जिसके डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि जो अल्टीमेट कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। और डिराइव्ड डिमांड का मतलब जहां पर किसी भी चीज का जो डिमांड है किसी दूसरे चीज से तय होता है, दूसरे चीज पे डिपेंड करता हो। जैसे किसी लाइव स्टॉक है, उसका डिमांड इस पे तय करेगा कि मिल्क का मार्केट कितना है। अगर मिल्क का रेट अच्छा मिल रहा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तभी लाइव स्टॉक का जो मिल्क प्रोड्यूसिंग लाइव स्टॉक उनकी डिमांड होगी मार्केट में, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, ये 4 डिटरमिनेंट ये मेन है। इसके अंदर जो 3 है, पॉपुलेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइस है, ये भी हैं। लेकिन बेसिकली आप लोग को जो याद, डाटा खत्म होने वाला है सर। ठीक है, फिर एंड करें मीटिंग। समझ में आया किसी को? और कोई चीज, अभी 2 मिनट बचे हुए, किसी को कोई चीज नहीं समझ आया तो पूछ लो एक बार। सब कुछ समझ में आ गया सर। ठीक है, यस सर। ओके, ठीक है, फिर घर पे रहो, अच्छे से रहो, सेफली रहो। थैंक यू सर। और यदि थैंक यू सर। मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर आई थिंक सभी के पास होगा वहाँ पे, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस पे, ठीक है। सबके पास ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। प्रणाम सर। प्रणाम। सर